नमस्ते दोस्तों। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ तो ट्रेंड भी डिसाइसिव नहीं था और मैंने सोचा कि आपके साथ तभी शेयर करूँगा जब मुझे क्लियर होगा कि मैंने क्या वैल्यू ऐड करनी है, क्या नया देख रहा हूँ मैं मार्केट में। और अब जबकि थोड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी संभल गई है और एक मार्केट भी अच्छा खासा करेक्ट कर गया है और एक अच्छा बेस बना है 23,800 निफ्टी के आसपास, जहां उसने 3-4 बार सपोर्ट लिया, तो मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा आपको अपॉर्चुनिटीज दिखानी चाहिए कि कैसे ढूंढते हैं। ये नहीं कि मैं जो इस वीडियो में शेयर्स या स्टॉक्स डिस्कस करूंगा वो कोई कॉल्स हैं, बाय कॉल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको इन वीडियोस के माध्यम से ये जानना है कि मैं रोज अपॉर्चुनिटी कैसे ट्रैक करता हूँ, कैसे उनको अपनी वॉच लिस्ट में डालता हूँ और कैसे आप उनके ऊपर मोमेंटम ट्रैक कर सकते हैं। और फिर आप एक कन्विक्शन कॉल ले सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखने के बाद कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ, मैं ये कब तक इसको होल्ड करूंगा, मैं कितने शेयर लूंगा अपनी रिस्क कैलकुलेशन के हिसाब से। मुझे ये सेक्टर क्यों अच्छा लगता है, क्या मुझे ये बिजनेस मॉडल समझ आता है, क्या इनका कोई यूएसपी है, क्या इनका कोई एज है, क्या मैनेजमेंट अच्छी है, क्या इसके रेशियोज अच्छे हैं। ये करीबन 10-12 पॉइंट का जब आप एक निबंध लिखेंगे अपने लिए, तो आपकी कन्विक्शन उस स्टॉक के ऊपर बैठती है। तो आज मैं दोबारा से वो पास्ता सीरीज चालू करने वाला हूँ, जहाँ हम रोज एनएसए की वॉल्यूम बजर्स देखते हैं और उसमें ये ढूंढते हैं कि हमें कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है। और ये मोस्टली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है और उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं कोई इसमें विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मुझे हाई कन्विक्शन नहीं लगता है उसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। जो मुझे समझ नहीं आती है, जो मुझे सेक्टर समझ नहीं आता है, उसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। और उसमें एक आपको एक बेटिंग फिलॉसफी भी होती है, जहां आपको ये देखना पड़ता है कि एम आई अलाइंड विद दिस काइंड ऑफ अ स्टॉक। और अगर आपको वो अच्छा लग रहा है हर तरीके से, हर एंगल से, जो आपके 10-12 पॉइंट हैं उनमें से आपको अगर 8-9 मैच कर रहे हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है और फिर आप धीरे धीरे उसमें एक्सपोजर लेते हैं। ये मेरा लार्जली एक लूज फ्रेमवर्क है। इसमें मैं आपको कोई सब्सक्राइब करने को बोलता नहीं हूँ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस लिखिए। एज मेनी ऑफ अस इन द इन्वेस्टर सर्कल से कि आपको एक अच्छी टाइम करेक्शन, एक अच्छी प्राइस करेक्शन के बाद स्टॉक में एंटर करना चाहिए जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है। तो आप अपना डिसीजन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी चॉइस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है। ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको कोई टिप्स दे दूं, कोई आपको पकी पकाई रोटी खिला दूं, ऐसा बिल्कुल भी मेरी मंशा नहीं है। तो आज अम, के पहले वीडियो में आफ्टर अ लॉन्ग गैप मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आगे देखते हैं कैसे। आप देखिए कि कैसे मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो अभी ये मेरी वॉच लिस्ट खाली है। स्क्रीनर मेरा फेवरेट टूल, ये मेरी वॉच लिस्ट खाली है। आप और मैं अब वॉल्यूम गेनर वाले स्क्रीन पे आ गया हूँ, जो एनएसई के वॉल्यूम गेनर्स हैं इधर, या वॉल्यूम स्पर्ट्स कह लीजिए। उस पे रोज एनएसई 20-25 स्टॉक की लिस्ट डालता है और इसमें जो टॉप 20 गेनर्स हैं उसमें ये आ जाते हैं। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये लिस्ट मैंने डाउनलोड कर ली है। अब हम दोबारा पास्ता वाली स्क्रीन पे जाते हैं
जहाँ वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है वहाँ इंपोर्ट कंपनीज कर रहे हैं। इंपोर्ट कंपनीज में चूज फाइल, और उसके बाद मैं फाइल चूज करके यहाँ डाल रहा हूँ। और आप देखेंगे कि ये 25 कंपनियां इसने इंपोर्ट कर ली हैं, जिसमें से 20 ही आई हैं। क्यों 20 आई हैं? क्योंकि वो ईटीएफ जो होता है उस लिस्ट में वो निकाल देता है, इसलिए इसमें 20 ही कंपनीज आई हैं। अब इसमें मेरे कुछ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर हैं जो कि आप खुद भी बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो ये वॉल्यूम ब्रेकआउट का इंडिकेटर मैंने बनाने के लिए एक वीडियो डाला हुआ है, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत करें और उसको ढूंढें और फिर उसको डालें। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ लगाया नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो 20 स्टॉक हैं इसको मैं वॉल्यूम से डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको वो कर लिया है, क्या बोलते हैं, सॉर्ट। ठीक है। और ये सॉर्ट करने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि इंस्पायरिसिस सॉल्यूशंस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, बट इसका वीक्यूआर नहीं है क्योंकि इसमें कोई तो फिगर नहीं रहेगा, या ये कंपनी नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। आज ये 20% भागा है। प्रमोटर की होल्डिंग 70% है। इसमें मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फैक्टर है, इंट्रिंसिक वैल्यू टू करंट प्राइस विच इज 40%, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्राइस टू बुक इसका 8 गुना है, वो भी एक चीज है जो मुझे ठीक नहीं लग रही है। डेट इसमें 1 से भी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से भी ज्यादा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है इस वीडियो में, इस स्टॉक में। तो इसका वॉल्यूम जंबो वॉल्यूम आया है और ये आज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, बट हम इसको सिलेक्ट मैं नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ दीज 2 फैक्टर्स। और ये आईटी की कंपनी है। तो आप मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इतना ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। उसके बाद आ गया केयर रेटिंग्स। केयर रेटिंग्स आज 13% ऊपर गया। इसमें क्या दिक्कत है? इंट्रिंसिक वैल्यू टू करंट प्राइस 0.51 इतना अट्रैक्टिव नहीं है, और मार्केट कैप टू सेल्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है। पता नहीं ये अप्लाई होता भी है कि नहीं इसमें। रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा है, आरओई अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, और प्राइस टू बुक भी 5 गुना है। और केयर रेटिंग्स काफ़ी, मतलब स्ट्रक्चरली अच्छी कंपनी है। और ये एक अगर देखा जाए तो छोटा सा कप फॉर्म हो रहा है, दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो इसकी ऑल टाइम हाई अर्निंग्स हैं, और लगभग पी जो है इसका 35 के आसपास है। ये एक कंपनी है जो बुरी नहीं लगती है, और मुझे इसको वॉच लिस्ट पे डाल लेना चाहिए। तो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो लेट से मैं इसको फॉलो पे क्लिक कर देता हूँ। और ये एक मैं कहूँगा कि मार्केट ऑपरेटर वाली कैटेगरी में आती है अगर उस सेक्टर की बात की जाए। फिर उसके बाद हम जाते हैं सुवेन लाइफ साइंसेस पे। इसका वीक्यूआर नेगेटिव है क्योंकि आरओई नेगेटिव है और बहुत सारे फैक्टर्स नहीं है, तो मैं इसको कंसिडर भी नहीं करूँगा। केफिन टेक्नोलॉजीज को देख लेते हैं एक बार। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी आरओई अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग लो है। 0.35 का इंट्रिंसिक फैक्टर भी ज्यादा कोई खास नहीं है, मेरे को कोई खास नहीं लग रहा। मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत ज्यादा है, प्राइस टू बुक भी बहुत ज्यादा है, तो इसको तो मैं बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट नहीं करूंगा। चाहे इसमें अच्छा दिख भी रहा हो तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। के फिनटेक को भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद टैनला प्लेटफॉर्म्स।
तो टेनला प्लेटफॉर्म्स में ये ठीक है, ये ठीक है, आरओई ठीक है, 7500 करोड़ की कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, ज्यादा कोई अच्छी नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू फैक्टर तो ये बहुत ही अच्छा है, ये प्राइस से भी ज्यादा है, जहां 1 से ज्यादा होता है इसका मतलब प्राइस से भी ज्यादा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। मार्केट कैप टू सेल्स भी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा है, और डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये टेनला प्लेटफॉर्म्स, आई थिंक, क्या ये टाटा की कंपनी है? नहीं। तो ये काम करते हैं क्लाउड कम्युनिकेशन का, और 74% इंडिया में सेल्स हैं इनकी, और 26% ओवरसीज, तो इतना ज़्यादा ओवरसीज एक्सपोजर नहीं है इसका, तो ये भी एक अच्छी बात है। और प्रेफर्ड पार्टनर है ये गूगल का, मेटा का, ट्रू कॉलर का। तो इस तरीके से ये डेटा क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं इधर। They enable businesses to communicate with their customers and intended recipients. It's headquartered in Hyderabad। तो ये अ, मैं इधर बिल्कुल ही स्पेसिफिक नहीं होना चाहता और पार्शियल नहीं होना चाहता, बट कई बार आंध्र प्रदेश की कंपनियों से थोड़ा सा वेरी रहना चाहिए, ऐसा मैंने देखा है। बट ये मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, स्पेशली कि अगर हैदराबाद की बात करें तो उसमें टेक में काफ़ी कंपनीज हैं जो हैदराबाद से निकलती हैं। आरओई इसका 10 साल का भी अच्छा है, 22%। अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है, बट इसकी वॉल्यूम अच्छी खासी आई है, अर्ली डेज ऑफ वॉल्यूम है। अगर इसको यहाँ से ऐसे देखा जाए तो यहाँ एक वॉल्यूम बिल्डअप होना शुरू हुआ है इस वाले पीरियड में, विच इज आफ्टर दिसंबर 2024। और इसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई अर्निंग्स है। तो इसमें एक मतलब अगर आप देखें तो पिछले 3 साल की अर्निंग्स ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, बट मुझे ये कंपनी अट्रैक्टिव लगती है इन टर्म्स ऑफ कि कौन से सेक्टर में है, कौन सी एप्लीकेशंस ऑफर करती है, और इसका जो पीई टू इंट्रिंसिक वैल्यू रेशियो है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। जितना ये कम होता है, जितना जीरो के तरफ होता है, उतना ही अट्रैक्टिव होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू फैक्टर बहुत अच्छा है, और ये लंबे समय के लिए मेरे को कंपनी अच्छी लगती है, तो इसको भी मैं वॉच लिस्ट पे डाल लूंगा। और उसके बाद आती है इन्फोबीन्स टेक। इन्फोबीन्स टेक को मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, बट देख लेते हैं। और ये वैसे ठीक लग रही है, बुरी नहीं है, देखिए, इसलिए अंदर जाना पड़ता है। और बहुत ही अच्छा वॉल्यूम, 5 साल का देखें तो इधर एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया है उसने, लंबा सा बेस बना के वापस गया है, हालांकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और इसका अर्निंग्स देखते हैं तो अर्निंग्स दोबारा से ग्रो करनी शुरू हुई हैं। और ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में है, आईटी, बीपीएम इंडस्ट्री है। बट इसका एक्सपोजर जो है वो यूएसए में 65% है। तो इससे थोड़ा सा मैं अलग ही रहूँगा। इट इज़ इन्वेस्टिंग इन एआई एंड एमएल इनिशिएटिव्स। बट मेरे को कई बार लगता है कि अभी जो एक्सपोजर जहाँ यूएसए में ज़्यादा है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि ये इनके पास प्राइसिंग प्रीमियम नहीं होता है, और ये एक आईटी क्षेत्र में कमोडिटी प्ले बन के रह जाते हैं। जो भी मेरे को चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सब मैं थिंकिंग अलाउड कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे को याद आ रही है वैसे वैसे बोल रहा हूँ। इसमें मेरा कोई
ये नहीं है कि ये इस स्कूल से, इस इकोनॉमिक स्कूल से पढ़ा के वहां से पढ़ा। जो मेरे को समझ है वो मैं बोल रहा हूँ। बहुत लोग इससे डिफर भी कर सकते हैं, और आई वेलकम ऑल योर डिफरेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड ओपिनियंस एंड कमेंट्स। आप उसके नीचे डाल सकते हो। तो इन्फोबीन मेरे को इतना कोई खास लग नहीं रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं डीएमसीसी स्पेशलिटी, 600 करोड़ की कंपनी। ये भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, और ये काम करती है स्पेशलिटी केमिकल्स का। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है। 0.75 का इंट्रिंसिक वैल्यू फैक्टर अच्छा है। प्राइस टू बुक भी अच्छा है, मार्केट कैप टू सेल्स भी अच्छा है। और अगर इसकी, हालांकि ये 10% आज फॉल की है, तो इसको तो हम कंसिडर क्यों ही कर रहे हैं। राइजिंग वॉल्यूम विद प्राइस ड्रॉप, इसको क्यों देख रहे हैं हम, नहीं देखें तो बेटर है। इसको छोड़ दें। तो उसके बाद हम जाते हैं बिरला कॉरपोरेशन पे। बिरला कॉरपोरेशन, बिरला कॉरपोरेशन, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू फैक्टर मुझे इतना कोई खास नहीं लग रहा है, और आरओसी और आरओई भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं डायनेमिक केबल्स पे। डायनेमिक केबल्स आज 20% चढ़ा है। 0.76 का इंट्रिंसिक वैल्यू फैक्टर है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है। आरओसी आरओई ये भी अच्छा है। प्राइस टू बुक थोड़ा सा ज्यादा है, 3 के आसपास होता तो अच्छा भी होता। मार्केट कैप टू सेल्स काफी हेल्दी है। डेट टू इक्विटी कम है, तो इसको मेरे को अच्छा लग रहा है। आज पहली बार ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, बहुत दिनों बाद, और बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ। और इस पे देखें तो अच्छी वॉल्यूम्स आ रही हैं। ये आप लास्ट वाला वॉल्यूम बार देखेंगे तो अच्छा लग रहा है। और ऑल टाइम हाई अर्निंग्स। तो डायनेमिक केबल्स, इसको मैं पहले से ही फॉलो करता हूँ। और अगर आप ये देखेंगे इधर, अगर आप पढ़ेंगे डायनेमिक केबल्स, ये पावर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स में, इंडस्ट्रियल केबल्स में है। और इधर कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे, कहीं तो मैंने पढ़ा था कि ये डेटा सेंटर्स में भी जा रहे हैं। रेलवे इलेक्ट्रिशियन, हाँ ये डेटा सेंटर लिखा हुआ है। तो ये सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर, तो ये दो वर्ड्स हैं जो कि मैटर करते हैं, कि दे आर ट्राइंग टू इंड्यूस कैपिटल इनटू न्यूअर सब sectors within their core competency which is cables। तो ये एक अच्छी कंपनी है कि एक केबल की कंपनी डेटा सेंटर या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपने आप को एक्सपोज करना चाह रही है, एक्सपैंड करना चाह रही है। तो अगर आज का मैं ये देखूं, तो हम वापस इस स्क्रीन पे जाएं। हमने 9 कंपनीज देखी हैं, और जिसमें से मुझे अभी तक केयर रेटिंग और डायनेमिक केबल्स अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट पे रखूंगा। एक और कंपनी देख लेते हैं बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, सो दैट इज सेंटम इलेक्ट्रॉन। सेंटम इलेक्ट्रॉन आज ये 13% भागा है। इसके तो नंबर्स ही नहीं है, तो ये बहुत ही आसान है मेरे लिए रिजेक्ट करना। इसके सारे नंबर्स नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू फैक्टर नहीं है, पीईआईवी नहीं है, तो ये तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ बड़े आसानी से। और नेगेटिव अर्निंग्स, प्राइस ऊपर जाना कोई फायदा नहीं है। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कि इसकी अर्निंग्स डिप कर रही हैं, और फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है। एंड दिस कैन शो यू अ फॉल्स सिग्नल। तो इस कंपनी को इग्नोर करते हैं। तो आज की जो टॉप 10 कंपनीज बाय वॉल्यूम में से मुझे क्या अच्छा लगा, केयर रेटिंग एंड डायनेमिक केबल्स। ये बाय कॉल नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे केयर रेटिंग है, केयर रेटिंग
एक रेटिंग एजेंसी है। और मैं इतना इस सेक्टर के बारे में जानता नहीं कि रेटिंग्स कैसे प्ले करती हैं और इनको रेवेन्यू कैसे अर्न होता है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर मुझे किसी पे इन दोनों में से बेट लेनी होगी तो मेरे को केबल इंडस्ट्री सिंपल समझ आती है कि भाई केबल का काम करते हैं, केबल बेचते हैं, पैसा आता है और एक इंडस्ट्रियल यूज है। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा सेक्टर आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता है, उस तरीके से आपको वो बेट लेनी चाहिए। और वो एक बात बताऊं कि जब भी जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें बेट क्यों यूज करता हूं, क्योंकि एक तरीके से आप बेट ही कर रहे हो उस पे, एक कैलकुलेटेड तुक्का लगा रहे हो। और जब आप तुक्के को अक्यूमुलेट करते हो, वो आपको धीरे धीरे आप उसके बारे में क्यूरियस होते हो, उसके बारे में समझते हो, उसकी कॉन कॉल्स देखते हो, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो, उसकी बैलेंस शीट देखते हो, उसका डेटा देखते हो, उसकी मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ते हो। फिर आपको ये समझ आता है कि हाँ, मैं इस कंपनी को अपना सकता हूँ एज माई ओन कंपनी, और धीरे धीरे उसमें एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ। और फिर तब जाके आपकी एक अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट होती है। ये स्विंग पोजिशनल ट्रेड्स नहीं हैं जिन पे आप छोटा मोटा पैसा लगा दीजिए। आपको अपनी थीसिस बनानी है, अपना एक कन्विक्शन बनाना है बाय राइटिंग डाउन कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ। और मैं आपको खाली लेने का तरीका बता रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको लेंस दे सकूं कि मैं उनको कैसे सिलेक्ट करता हूँ और उन पे फिर अपनी पकड़ कैसे बनाता हूँ। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आगे मैं ऐसे वीडियोस जो वॉल्यूम स्पोर्ट्स वाले हैं वो बनाता रहूंगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए भी। और आज शायद ये वीडियो लंबा हो गया, बट आगे मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा और स्मूथ करूं। तो थैंक यू सो मच, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने नेटवर्क के साथ, और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।